हेलो बच्चों आज हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट्स। आपने चैप्टर नंबर 3 में मैट्रिक्स और एल्जेब्रा ऑफ मैट्रिक्स को सीखा है, उसी बात को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे और फिर डिटर्मिनेंट की बात करेंगे। तो देखिए, आप ये जानते थे जो आपने क्लास चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा हुआ है कि अगर हमारे पास लीनियर इक्वेशंस हो, लीनियर इक्वेशन का मतलब मैं दो लीनियर इक्वेशंस लिखता हूं जो कि दो वेरिएबल्स में है, यानी a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, एक लीनियर इक्वेशन है x y दो वेरिएबल के बीच में, और इसको अगर सॉल्व करना है तो कम से कम हमारे पास दो इक्वेशन होनी चाहिए, क्योंकि लीनियर इक्वेशन अगर दो वेरिएबल होल्ड करती है तो दो इक्वेशन से कम में काम चलेगा नहीं। तो a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2, इसको आप मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना सीख चुके थे, इसको आप लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं a1 a2 b1 b2 और साथ में आ जाता है यहां पर x और y और साथ में c1 और c2। इस इक्वेशन को, ये जो लीनियर इक्वेशंस हैं, इनको इस तरह से मैट्रिक्स के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करना सीख चुके थे। बहुत अच्छी बात। अब इन इक्वेशंस के बारे में थोड़ी जानकारी जो आपने क्लास 9 से ही पढ़ी है, ये इक्वेशंस आपस में यूनिक सॉल्यूशंस, केवल एक सॉल्यूशन कब दे सकती हैं। देखिए, हम जानते हैं कि दो इक्वेशंस जो होती हैं क्लास 9th के बेसिस पर, कि या तो वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी तो ये देंगी यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि केवल एक सॉल्यूशन होगा उनका, या वो लाइंस हो सकती हैं पैरेलल, लाइन नंबर 1 और लाइन नंबर 2। तो ये पैरेलल लाइन जब हो जाएंगी तो इसका मिलेगा नो सॉल्यूशन। आप समझ पा रहे होंगे इसका क्या है, यूनिक सॉल्यूशन। थोड़ा मैं आपको समझाता रहूंगा यूनिक सॉल्यूशन। और उसके बाद इसका तीसरा केस जो संभव होता था, आपने पढ़ा था कि ओवरलैपिंग लाइन ने कोइंसिडेंट लाइंस L1 L2 एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाती हैं, जिनको आप बोलते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते थे और लाइंस क्या करती थी, ओवरलैप कर गई, ये कोइंसिडेंट हो गई, ओवरलैप हो गई, ओवरलैपिंग लाइंस। और ये कहती है इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस। आप समझ पाए होंगे, ये तीन केसेस आपने पढ़े थे। इस केस को होने के लिए, यानी लाइंस जब इंटरसेक्टिंग होती हैं और यूनिक सॉल्यूशन आपको ऑफर करती हैं, तो आप जानते थे कि इसमें कंडीशन में a1 अपॉन a2 और मस्ट नॉट बी इक्वल टू b1 अपॉन b2 होना चाहिए। क्लास 9th के बेसिस की बात कर रहा हूं, जो आपको बिल्कुल याद होगा। अगर ये कंडीशन मीट आउट हो जाती है तो हम ये बोला करते थे कि ये यूनिक सॉल्यूशन देने वाला है, क्योंकि दोनों लाइंस पैरेलल तो रह नहीं जाएंगी फिर। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए, a1 b2 इज नॉट इक्वल टू b1 a2 और a1 b2 माइनस b1 a2 मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। ये देखिए कंडीशन बन गई, यानी ये जो नंबर है जब वो जीरोस के बराबर नहीं होगा तो ये दोनों लाइंस क्या करेंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी और आपको यूनिक सॉल्यूशन ऑफर करेंगी। इसका मतलब क्या हुआ, उसका मतलब ये हुआ बेटा कि ये जो नंबर है, अब देखिए नॉट इक्वल टू 0 वाली बात छोड़ देते हैं, हमारे पास ये जो नंबर है a1 b2 माइनस b1 b2, ये एक हमारे पास नंबर है और ये नंबर डिसाइड करने में हमारी मदद करेगा कि ये लाइंस हमें यूनिक सॉल्यूशन ऑफर करेंगी कि नहीं करेंगी। दिस इज द डिसाइडिंग अथॉरिटी हियर। अब इसी नंबर को हम इस मैट्रिक्स से एसोसिएट कर देते हैं। इस नंबर को, ये जो नंबर ही तो मिलेगा बेटा, ये इस नंबर को इस मैट्रिक्स से एसोसिएट कर देते हैं। ये जो आप ax इज इक्वल टू, ये ax लिखते हो, a मैट्रिक्स x मैट्रिक्स, और इसे लिखना चाहें तो c मैट्रिक्स लिख सकते हैं। इस a मैट्रिक्स से हम एसोसिएट कर देते हैं और इसी को बोलते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ a। समझ पाए, इस नंबर को इस मैट्रिक्स से एसोसिएट करते हैं और बोलते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ a। लिखने का तरीका क्या होता है, अब हमारे कोर्स में ये जो डिटर्मिनेंट है, हम क्लास 12th में केवल रियल इंट्रीज के बारे में पढ़ेंगे और थर्ड ऑर्डर तक का डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे। क्या होता है ऑर्डर का मतलब, ये भी हम बताते हैं अभी आपको। लेकिन रियल इंट्रीज क्या होती है, रियल इंट्रीज का मतलब भी हम बताएंगे भी आपको। लेकिन ये दिमाग में रखने वाली बात है कि ये डिटर्मिनेंट आपका रियल इंट्रीज के साथ साथ, मतलब जो रियल नंबर्स के साथ साथ कॉम्प्लेक्स नंबर का भी डिटर्मिनेंट बन सकता है, लेकिन हमारे कोर्स में नहीं है।
तो बात करते हैं ये जो नंबर है वो एसोसिएट हो जाता है इस मैट्रिक्स से, उसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट ए। अगर इस मैट्रिक्स को ए बोला, दिस इज मैट्रिक्स, या इसको लिखने के कई तरीके हैं। इसको हम लोग डेल्टा से भी शो करते हैं, इसको हम लोग इस तरह के साइन से भी शो करते हैं, और इसको आप मॉडुलस ऑफ ए ना पढ़िएगा। ये देखिए, इसको आप मॉडुलस ऑफ ए नहीं पढ़ेंगे, ये मॉडुलस ऑफ ए नहीं है, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए है। कैसे कोई चीज अगर ऐसे फॉर्म में लिखी है तो कैसे आप पता लगाएंगे कि ये मॉडुलस ऑफ ए है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए है? भाई सिंबल तो यही है, आगे पीछे कुछ लिखा नहीं, तो आप जानेंगे कैसे? तो अगर ये नंबर, ये जो अंदर ए भाई साहब पड़े हुए हैं, अगर ये मैट्रिक्स है, इफ ए इज मैट्रिक्स, तब ये नंबर क्या, तब ये क्या कहलाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए या डिटर्मिनेंट ए। ठीक है, अगर ये मैट्रिक्स है तो। और ए अगर मैट्रिक्स नहीं है, कोई नंबर है, कोई एक्सप्रेशन है, तो वो कहलाएगा मॉडुलस ऑफ ए। आप समझ पाए होंगे। अगर इफ ए इज ए मैट्रिक्स तो उस केस में ये बन जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और अगर इस कहानी में ये कोई एक्सप्रेशन है तो ये एक्सप्रेशन क्या कहलाएगा? मॉडुलस ऑफ ए। या कोई नंबर है, कोई गिनती भी है और एनी नंबर है कोई, तो इस समय जैसे लिख दें -x+2, एक एक्सप्रेशन, एक फंक्शन है, तो ये इसको आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए थोड़ी बोलेंगे, ये क्या है? मॉडुलस ऑफ ए। कब ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए कहलाएगा? जब अंदर वाला ए हमारा मैट्रिक्स होगा। आपको समझ में आई छोटी छोटी बातें और बातें? तो आप ये समझे कि हमारा जो डिटर्मिनेंट होता है वो एक नंबर होता है जो एसोसिएट होता है मैट्रिक्स से। तो ये पक्की बात है, इसको पकड़ के रखिए। और एक दो बातें और जो मैं रिपीट भी करूंगा आगे। हमारा जो डिटर्मिनेंट होता है वो केवल स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिफाइंड होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब, जैसे ये स्क्वायर मैट्रिक्स है 2x2 की, आपने ऑर्डर पढ़ रखा था, तो ये मैट्रिक्स कितने की है? 2x2 की। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसके लिए डिटर्मिनेंट डिफाइंड है। अगर कोई मैट्रिक्स ऐसी है जो रेक्टेंगुलर है, जैसे 1 2 3 4 5 6, ये एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स तो हो ही सकती है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। 2 रो हैं, 3 कॉलम है, तो इस केस में इसका डिटर्मिनेंट, अगर इसको ए बोल दें तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिफाइन नहीं है। तो केवल स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिफाइंड होता है डिटर्मिनेंट, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के लिए डिफाइन नहीं होता है। साथ में नोटेशन का तरीका भी आपको बताया कि या तो आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखें या डेल्टा से शो करें, या इसको लिखते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और अगर अंदर वाला मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और अंदर वाला एक्सप्रेशन है तो मॉडुलस ऑफ ए हो जाएगा। आप समझ पाए होंगे इतनी बात। अब इसकी जो ऑफिशियल डेफिनेशन है फंक्शन के फॉर्म में वो बताता हूं, उससे बच्चा ज्यादा कंफर्टेबल नहीं रहता, लेकिन मैं बताता हूं, एनसीईआरटी में दी गई है। अगर वो बात आप ना भी समझें, समझ में ना आवे बाय द वे, तो भी कोई चिंता की बात नहीं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो आप सिंपल जानते ही कैसे नोटेशन करना होगा, वो मैं आगे भी बता दूंगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ऑफिशियल डेफिनेशन क्या है। अब देखिए इनका कहना क्या है कि अगर हम एक सेट ले लें, सपोज M एक सेट है, और ये क्या है, मैं ऐसे लिख के दिखा रहा हूं, सेट ऑफ ऑल स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, यानी एक M एक सेट है, ऐसे सेट जो बनाते थे बेटा 11th क्लास से सीखा है, और इसके अंदर बहुत सारी मैट्रिक्स हैं, और इसी का नाम देना चाहूं तो M1 M2 ऐसे करके बहुत सारी हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स पड़ी हुई है इसके अंदर। लेकिन शर्त क्या है, सब स्क्वायर है, क्योंकि डिटर्मिनेंट हमारा स्क्वायर के लिए रहता है, उसी के लिए बात करने वाले हैं। अब दूसरा एक और सेट ले लो, ये है सेट ऑफ रियल नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर्स। हमारे केस में कॉम्प्लेक्स नंबर्स को उसमें नहीं है, लेकिन होता तो है ही। अगर हमारे पास कोई सेट ऑफ रियल नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर है, यहां पर इसको कह देते हैं कि बाय द वे K1 K2 एंड सो ऑन इसके अंदर है, तो जब भी हम FM लेंगे, FM इसका FM, और वो किसी K से एसोसिएटेड मिले, किसी K से, यहां लिखना चाहिए इस M का कोई भी मेंबर ले रहे हैं, M1 M2 में से कोई भी लेंगे, और वो नंबर किसी सेट ऑफ रियल नंबर में से किसी से एसोसिएटेड मिले, तो इसको हम बोलते हैं क्या, कि K इज द डिटर्मिनेंट ऑफ M।
आप समझ पाए हैं फिर से? तो इसे बोलते हैं K इज द डिटर्मिनेंट ऑफ M, क्योंकि मान लीजिए M1 एक मैट्रिक्स है और इसका किसी नंबर से एसोसिएशन K2 से है या M1 से K1 से है। इसी तरह M2 का K2 से, M3 का किसी और से हो सकता है। किस नंबर का एसोसिएशन की बात कर रहे हैं? जो हमने अभी सीखा था कि ये नंबर हम मैट्रिक्स से एसोसिएट करते हैं। तो उस केस में जब FM डालेंगे, फंक्शन हो गया ना, फंक्शन में x, जैसे आप fx = y लिखा करते थे, तो अगर यहां मैट्रिक्स इनपुट करेंगे, मैट्रिक्स इनपुट करेंगे तो ये नंबर से एसोसिएट अगर हो गया है तो काम बन जाएगा। इसको इस तरह आप लिख सकते हैं, m की मैपिंग k से कर रहे हैं फंक्शन में, m को k से डोमेन से रेंज निकाल रहे हैं। तो जब भी ऐसा आ जाए कि हम किसी m का फंक्शन लें और उसका एसोसिएशन हमारा किसी रियल नंबर से मिलने लगे, सारे का कोई भी k हो, कोई भी m हो, कोई भी k हो, m का k से मिले, तो उस केस में हम बोलते हैं k इज द डिटर्मिनेंट ऑफ m की जिस वैल्यू के लिए एसोसिएटेड है। ये बात है, ये अगर समझ में आई हो तो बड़ी अच्छी बात, और ना समझ में आई हो तो उससे अच्छी बात, क्योंकि ये समझ लीजिए, बाकी आपके कोर्स में कहीं इसका कोई बहुत बड़ा ना जानने पे नुकसान 0 है, लगभग 0.1% होगा कहीं। तो देख लेते हैं कि हम लोग सरल भाषा में डिटर्मिनेंट को कैसे लिखेंगे। बस ध्यान ये रखना है कि डिटर्मिनेंट हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिफाइंड है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के लिए डिटर्मिनेंट डिफाइंड नहीं होता। चलिए देखते हैं आगे। तो एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास मैट्रिक्स है, कोई भी मैट्रिक्स हो सकती है, बस शर्त ये कि वो स्क्वायर होनी चाहिए। ABCD, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, 2x2 है, रो 2 है, कॉलम 2 है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब इसका डिटरमिनेंट A लिखने का क्या तरीका है? इसको लिखते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ A, क्योंकि A मैट्रिक्स है, और इसको रिप्रेजेंट कर देंगे ABCD से। ये डिटर्मिनेंट ऑफ A हो गया। अब इसको लिखने के कई तरीके, आप डिटर्मिनेंट A भी लिख सकते हैं, कई लोग डेल्टा भी लिख देते हैं, मतलब यही है। अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए 3 हमारे पास। इसका ऑर्डर बोलते हैं क्या है? इसका ऑर्डर है 2। बात कर रहे थे ना, हमारे पास 2 ऑर्डर तक की मैट्रिक्स हैं, तो एक दूसरी मैट्रिक्स ले लेते हैं B, और उसको लिख देते हैं ABCDEFGHI। तो साहब ये बन गई हमारी मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर बेटा कितना है? 3x3, क्योंकि अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं हुई तो उसका डिटर्मिनेंट डिफाइंड नहीं है बेटा। तो इसका B का जब डिटर्मिनेंट निकालेंगे ना, तो कुछ नहीं, बस इसको ABCDEFGHI, ये इसका डिटर्मिनेंट हो गया। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे कोर्स में क्योंकि रियल नंबर है तो ये रियल नंबर ही निकलेगा। बाकी तो कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं, लेकिन हमारे कोर्स के हिसाब से, 12th के कोर्स के हिसाब से, ये इसकी वैल्यू रियल नंबर ही आने वाली है। तो ये रियल नंबर इससे एसोसिएटेड है। तो जो हम बात कर रहे थे कि ऑर्डर, इसका ऑर्डर कितना है? इसका ऑर्डर 3 है। जब हम बोलेंगे किसी मैट्रिक्स का, स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 है, तो ऑटोमेटिकली 3x3 की, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो ऑर्डर 3 तक के हमारे पास कोर्स में है, और डिटर्मिनेंट 4 का भी हो सकता है, उससे बड़े का भी हो सकता है, लेकिन वो आउट ऑफ कोर्स है। तो ये बात और समझ गए होंगे आप कि कैसे इसको दिखाते हैं। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि हम आखिर डिटर्मिनेंट्स को ओपन कैसे करते हैं, क्या रूल है डिटर्मिनेंट को ओपन करने का। तो देखते हैं उसको। तो बात करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। ऑर्डर 1 का मतलब रो भी एक, कॉलम भी एक, रो भी एक, कॉलम भी एक, तो सिंगल एक एलिमेंट ही बचा बेटा। तो इस मैट्रिक्स को आप लिख सकते हो ऐसे केवल, क्योंकि रो भी एक, कॉलम भी एक, तो सिंगल मैट्रिक्स हो गई। सिंगलटन से एक ही एलिमेंट मिला इसके अंदर, ये एलिमेंट है। तो A = A, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ A, सिंपल जो वैल्यू रखी थी वो डिटर्मिनेंट A के बराबर हो जाएगी। समझ गए आप? इसी का मैट्रिक्स ऑर्डर 2 की बात करते हैं, तो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। तो ऑर्डर 2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? अब ऑर्डर 2 कहने का मतलब है कि एक हमने मैट्रिक्स ले ली A, और इसको A1 2, A1 A11 A12 A21 A22, ये लिखने का तरीका क्या है? जब हम लोग लिखते हैं A1 2, तो इसका मतलब होता है ये जो एलिमेंट है वो फर्स्ट रो का है, पहला वाला रो को दिखाता है,
और दूसरा वाला दिखाता है कॉलम को, और ये सेकंड लिखा है तो सेकंड कॉलम का है कहानी, सेकंड कॉलम की। ठीक है, समझ पा रहे होगे। A12 लिखने का मतलब पहला फर्स्ट रो का और सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट रो का रो है होती है ऐसे, रो ऐसे बनती हैं, दिस इज रो, इसे बोलोगे रो 1, रो 2, और ऐसे बोलोगे कॉलम C1, और ऐसे बोलोगे कॉलम C2। इन चार के लिए चार एलिमेंट यहां रखे हुए हैं। जब हम बोलेंगे A12 तो फर्स्ट रो का सेकंड, यानी यहां पहुंच गया, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम, ये A12 की बात की जा रही है। समझ पाए होंगे, बड़ा बेसिक है, ये जानते ही हैं, मैंने कहा अपनी तरफ से भी बता दूं मैं आपको। तो अगर ये ऑर्डर 2 की मैट्रिक्स है, ऑर्डर 2 कहने का मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो 2/2 की होगी। इसका ऑर्डर जानते हैं कितना है, 2/2। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे लिखेंगे बेटा, डिटर्मिनेंट ऑफ A, और इसको लिखना होगा आपको A11, A12, A21, A22, ये बन गया डिटर्मिनेंट साहब। अब आपको चाहिए इसकी वैल्यू, ये तो एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। अब सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के बाद हमें एग्जैक्ट वैल्यू तो पता हो, तो कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना बेटा, ऐसे बस इनको क्रॉस में मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। जैसे देखिए यहां लिख देता हूं, 3/3 की दोबारा लिख दूंगा यहां बना के। तो A11 इंटू A22 माइनस A12 इंटू इंटू लगा देता हूं, लगा ही दिया जब उसमें, तो A21, और ये जो वैल्यू है, दिस इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट A। तो ये ऑर्डर 2 का हो गया। हमारे पास ऑर्डर 3 तक की कहानी है, 3 वाला भी समझ लेते हैं, उसमें थोड़ी वर्किंग रहती है छोटी मोटी, बड़ी आसान, समझ जाओगे। तो ये ऑर्डर 2 की कहानी है, इस तरह से एक्सपैंड करोगे। अब इसी में कुछ 1-2 एग्जाम्पल भी शायद दिए हुए हैं, उसको भी कर लेते हैं, क्योंकि छोड़ना कुछ है नहीं, तो उसको भी कर लेते हैं। और देखिए कितने आराम से आप खोलने वाले हैं, ओपन करने वाले हैं। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 है, मैंने एग्जाम्पल नंबर 2 बाजू में इसलिए नहीं लिखा कि आपका फोकस बिल्कुल बना रहे जो मैं बोल रहा हूं। तो एग्जाम्पल नंबर 1 की कहानी, इवेलुएट दिस वन, एक डिटर्मिनेंट है, और डिटर्मिनेंट के अंदर इस फॉर्म में डिटर्मिनेंट लिखा जाता है, आप पहचान चुके हैं। अब देखिए इसका सोल्यूशन कैसे होगा। इसको ऑर्डर क्या है बेटा, 2, स्क्वायर मैट्रिक्स और 2/2 का, तो ऑर्डर 2 का मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट है। अब डिटर्मिनेंट ओपन करने का तरीका क्या था, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, बीच में माइनस साइन, तो 2 लिखो इंटू 2 लिखो माइनस साइन, फिर 4 लिखा गया, और फिर उसके बाद -1 लिखा गया। यहां भी चाहो तो ब्रैकेट लगा लो, ऐसे ऐसे, माइनस प्लस जो भी होगा साथ में आ जाएगा। 2 2 जा 4, माइनस माइनस प्लस 4 इज इक्वल टू 8। अब ये डिटरमिनेंट का आंसर आ गया। तो पहले इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, माइनस साइन लगाना है, फिर 4 को जो भी वैल्यू है, यहाँ -1 है तो -1 से मल्टीप्लाई करना है। ध्यान से देखो, इसका इससे मल्टीप्लीकेशन और इसका इससे मल्टीप्लीकेशन, और बीच में एक माइनस साइन। इस तरह आप ओपन कर देते हैं सेकंड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को। एग्जांपल नंबर 2 भी देखते हैं। अब एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं बेटा, ये भी 2/2 की डिटर्मिनेंट है, मैट्रिक्स ऑर्डर 2 का है डिटर्मिनेंट। तो इसका सोल्यूशन कैसे होगा या कैसे इसकी वैल्यू निकालेंगे। आपने देखा था कि हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इसका इससे बीच में माइनस साइन लेते हुए, तो कर देंगे। x का मल्टीप्लिकेशन हमने किया x से, ये बीच में माइनस साइन लगाया, फिर x² + 1 का मल्टीप्लाई किया x - 1 से। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, है क्या इसमें। तो ये हो गया x² मल्टीप्लाई कर दो, एक ब्रैकेट लगा लेते हैं माइनस साइन बाहर, तो ये हो गया x3, ठीक, फिर आ गया -x², फिर ये आ गया +x, और ये आ गया -1। अब इसकी वैल्यू देखते हैं क्या आती है। इसको सॉल्व करोगे तो ये -x² + स्क्वायर कैंसिल हो गया, x² - x³ + 1, तो इसका एक्सप्रेशन आ जाएगा दिस वन, -x³ + x² + 1। ये इसका आंसर आ गया। अब जो बुक में एग्जाम्पल दिया था, वो एग्जाम्पल मेरे बुक में थोड़ा सा मिसप्रिंट सा है, ये स्क्वायर ना होके ये है x + 1 x - 1 x। दिस इज द एग्जाम्पल नंबर 2। अब इसमें भी करना तो वही है, इसको भी इवैल्यूएट करोगे तो क्या है, x से x का मल्टीप्लीकेशन, फिर माइनस का साइन, फिर x + 1 का जो मल्टीप्लीकेशन है वो x - 1 से है, तो ये वैल्यू बन गई x² - a + b × a - b, फॉर्मूला लग गया a² - b², तो x² - x² + 1, तो आंसर क्या आ गया, 1। ये आंसर आ गया जो बुक में दिया हुआ एग्जाम्पल नंबर 2, और ये मेरी बुक में थोड़ा सा मिसप्रिंट सा है, वो इसकी वैल्यू आती है ये।
तो आप करने का तरीका सीखना है। एग्जाम्पल कोई क्वेश्चन भी हो तो क्या फर्क पड़ता है, कॉन्सेप्ट अगर पकड़ लिया है तो बड़े आराम से हो जाएगा। चलिए आगे की बात देखते हैं। तो अभी बच्चों हम लोग देखेंगे डिटर्मिनेंट, जो हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3×3, जो मैट्रिक्स 3×3 ऑर्डर की है उसका डिटर्मिनेंट को कैसे हम एक्सपैंड करते हैं, कैसे उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, ये सीखने वाले हैं। तो ये इस तरह जब लिखा जाता है तो ये मैट्रिक्स लिखी गई है, ए मैट्रिक्स है और ए आई जे उसके एलिमेंट हैं और 3×3 की मैट्रिक्स है। ए आई जे का मतलब होता है पहला वाला आई दिखाता है रो, किस रो में, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 तक जाएगी वैल्यू, और जे की वैल्यू भी 3 तक जाएगी। अब इसका आप जब डिटर्मिनेंट ले लेते हैं तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए जो 3×3 ऑर्डर की थी, ये A11, A12, A13 इस तरीके से इसके एलिमेंट हो गए। आप जानते ही हैं कि ऐसे, यानी दिस इज द रो, ये रो 1 है, ये रो 2 है और ये रो 3 है। दिस इज रो 3, रो 2, रो 1। इसी तरह ये कॉलम हो जाएगा, दिस इज कॉलम नंबर 3 C3, यहां जगह का मैं तो इधर लिख देता हूं C2, और ये कॉलम नंबर 1। तो रो 1 R1 R2 R3 3 रो, C1 C2 और यही लिख लो C3 हमारी 3 कॉलम्स हैं। तो आप इसके एक्सपेंशन में आप चाहें तो किसी भी रो के अलोंग या किसी भी कॉलम के अलोंग इसको एक्सपैंड कर सकते हैं। हम लोग अभी सीखने के लिए पहली रो के अलोंग इसको एक्सपैंड करेंगे और उसके बाद पहले कॉलम से भी एक्सपैंड करके मैं आपको दिखा दूंगा। और आप क्या देखेंगे कि कहीं से इस डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन किया जाए, चाहे फर्स्ट रो के अलोंग किया जाए, फर्स्ट कॉलम के अलोंग किया जाए, सेकंड रो से किया जाए, सेकंड कॉलम से किया जाए, थर्ड वाले से किया जाए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू चेंज नहीं होती है, ये सबके लिए सेम रहती है। तो चलिए हम लोग देखते हैं एक्सपैंड कैसे करना है। तो एक्सपैंड करने का तरीका क्या है कि मान लीजिए हम लोग रो 1 इसके अलोंग कर रहे हैं, तो पहले A11 को लिखिए, A11 को लिखेंगे और इसके साथ जो मल्टीप्लिकेशन वाला फैक्टर होता है वो होता है -1 की पावर i प्लस जे। i क्या है, पहला वाला i, सेकंड वाला j, तो यहां 1 + 1 हो जाएगा। इस केस में मैं यहां लिख के दिखाता हूं आपको, -1 का पावर i प्लस जे से मल्टीप्लाई होता है। तो यहां पर आप लिखोगे तो उसको क्या लिख सकते हो, दोनों के लिए 1 1 है, और इसको हम लोग ये भी कहते हैं -1 का पावर सम ऑफ सफिक्स। बुक में जो लिखा है सम ऑफ सफिक्स, सफिक्स का मतलब है ये 1 1, तो इसका जोड़ कितना हुआ, सम 1 + 1 2, तो यहां वैल्यू लिख दोगे 2। ठीक है। और अभी एक और तरीका बताऊंगा जहां इतना झाम नहीं करना पड़ेगा, आपको खुद ही 3/3 में याद रहता है क्या प्लस माइनस चल रहा है। वो कोई ऐसी बात नहीं, फर्स्ट टाइम करके दिखा रहे हैं तो एक तरीके से कर रहे हैं हम लोग। तो -1 की पावर i प्लस जे, यहां पे -1 का पावर कितना आ जाएगा, आप समझदार हैं, i और j यानी 1 + 1, मैं लिख नहीं रहा हूं, मैं 2, आपको दिख गया, ये सम ऑफ सफिक्स 1 + 1 का जोड़, और ये वैल्यू हो गई A11। अब जिस A11 को आप लिखते हैं उससे जाने वाली रो और उससे जाने वाले कॉलम को इलिमिनेट कर देते हैं, ये सोचते हैं वो हमारे पास है ही नहीं, और बचे हुए डिटर्मिनेंट को बाजू में लिख लेते हैं। अगर ये थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है तो जैसे ही A11 आप लिखेंगे, देखिए A11 लिखने का मतलब है इससे जाने वाली रो, यानी इस रो को भूल जाएंगे, और इससे जाने वाले कॉलम इसको भी भूल जाएंगे। तो बचा क्या, ये A22, A23, A32 और A33, ये सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, ऑर्डर 2 मैट्रिक्स का, इसको इसके साथ लिख लेंगे। तो A22, A23 और इसकी वैल्यू A32 और A33, ये इसके साथ हम लोगों ने लिख लिया। बहुत अच्छी बात, समझ गए। अब हम लोग आते हैं A11 फर्स्ट के अलोंग खोल रहे हैं ना, हम लोग एक्सपैंड कर रहे हैं रो 1 के, ये भूल मत जाना, वी आर एक्सपैंडिंग डिटर्मिनेंट A रो 1 के अलोंग रो 1, इसी में लिख दिया, थोड़ा भूलना नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। अब आ जाओ सेकंड वाले पे, रो 1 में चल रहे हो तो यहां लिखोगे -1 की पावर, फिर वही i प्लस जे वाला फॉर्मूला, लेकिन आप समझदार हैं, यहां होगा 1 2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इनका जोड़ 3 आ गया ना, -1 की पावर 3, A12, और इससे जाने वाला रो और कॉलम को भूल जाओ। तो अब मैं नई निशान लगा रहा हूं, वरना सब कट्टम के निशान लग जाएंगे। इस A12 से जाने वाला रो तो पहले ही है, लेकिन कॉलम हो गया सेकंड,
ये देखिए ये रो कटी, A12 से जाने वाली रो ये, तो ये तीनों भूल जाओ, और A12 से जाने वाला कॉलम ये भूल जाओ। तो ये 4 एलिमेंट बचे ना बेटा, देखो ये गया काम से और ये गया काम से, तो क्या बचा A21, A23 और A31 और A33। इस तरीके से इसको लिख लो। बेसिकली हम लोग थर्ड ऑर्डर के डिटरमिनेंट को विद द हेल्प ऑफ सेकंड ऑर्डर तोड़ के लिख रहे हैं। आगे आगे देखिए, तीसरे वाले में पहुंच गए A13 में, तो -1 की पावर अगेन I प्लस जे, और इसको लिखा आपने A13, सम ऑफ सफिक्स I प्लस जे जोड़ा 4 आ गया, -1 की पावर 4 हो गई, और इसको लिखा A13। फिर इससे जाने वाला रो और इससे जाने वाले कॉलम को हटा लेना है। तो A13 से जाने वाला रो तो पहला है, वो गया, और कॉलम तीसरा वाला है, तो ये तीसरा चला गया। तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम भूल जाओ, ये 4 एलिमेंट बचे। तो इसको लिख लीजिए A21, A22 और A31 और A32, इस तरह लिख लेते हैं। बाकी रो कंप्लीट हो गई हमारी। अब डिटर्मिनेंट A की वैल्यू कितनी होगी? तो डिटर्मिनेंट A की जो वैल्यू होगी, या केवल इतना ही लिख दीजिए डिटर्मिनेंट A ही है, इसकी वैल्यू होगी हम तीनों का सम। बस सम का मतलब देखिए -1 का स्क्वायर कर दोगे तो क्या आ जाएगा? पॉजिटिव क्वांटिटी। तो इसको लिख सकते हो A11 डिटर्मिनेंट ऑफ A22, A23, A32, A33 प्लस के बाद -1 का क्यूब करोगे तो माइनस आ जाएगा। ये हो गया माइनस, ऐड कर रहे हो लेकिन ये माइनस तो इसका है, तो A12 आगे हो गया A21, A23, A31 और A33। तीसरा वाला एलिमेंट -1 की पावर 4 प्लस हो जाएगा, तो प्लस A13 क्या डिटरमिनेंट बचा? A21, A22, A21, A22, A31 और A32। ये डिटरमिनेंट की देखिए वैल्यू हो गई। अब भी गिनती हाथ नहीं आई है, लेकिन हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को खोलना जानते हैं। अब इसको फर्दर आप ओपन करने की कोशिश अगर करें तो डिटरमिनेंट A लिखिए, इसको लिखिए A11। अब इसका आप जानते थे डिटरमिनेंट 2 कैसे खुला करता था, बस वही चक्कर लगा दो। तो A22 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A32, ये पहले वाले का आंसर आ जाएगा। इसी तरह यहां क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो माइनस हुआ, A12 हुआ, और ब्रैकेट में A21, A33 माइनस A23 और A31। उधर जगह थोड़ी कम पड़ सकती तो मैं नीचे लिख दूंगा। अब यहां पर तीसरे में आ जाओ तो ये हो गया प्लस A13 और वो वैल्यू हो गई A21 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन A32 माइनस A22 इंटू A31। अब ये जो भी आंसर आएगा आंसर हो जाएगा। यही काम जो रो के लॉन्ग किया है, अगर आप किसी कॉलम के लॉन्ग कर दें तो भी ये आंसर मिल जाएगा। देखिए कॉलम के लॉन्ग अब मैं शॉर्ट तरीके से करता हूं, यानी ये चीज हम लोग मेंटल करेंगे। देखना, हम लोग C1 के लॉन्ग खोल रहे हैं। नाउ एक्सपेंडिंग डिटर्मिनेंट A along C1। हम लोगों ने ये किसके along खोला था? along R1, फर्स्ट रो के along खोला था। आप किसी के along खोल दीजिए, आंसर में फर्क नहीं आता, ठीक है। अगर आप C1 के along खोलने की कोशिश करेंगे तो देखिए क्या रिजल्ट आने वाला है। तो हम लोग C1 के along इसको ओपन करेंगे और फिर अगर इसको मल्टीप्लाई करके फुल ओपन कर लेंगे तो देखेंगे आंसर मैच कर जाएगा। एज एट ए ग्लांस आपको थोड़ा अलग दिखाई पड़ेगा। चलिए खोलते हैं हम लोग। तो शुरू करो, डिटर्मिनेंट A की क्या वैल्यू होने वाली है? C1 के लॉन्ग, तो C1 इज दिस वन। तो यहां फर्स्ट वाले पे आ गए A11 पे, तो A11 का किससे मल्टीप्लाई करते हैं? -1 की पावर सम ऑफ सफिक्स। तो सम ऑफ सफिक्स क्या है? 1 + 1 2, तो -1 का स्क्वायर पॉजिटिव, तो A11 आ गया। समझ पा रहे हो ना? यही काम तो हुआ, A11 के साथ ये मल्टीप्लाई कर दिया आपने। और ये A11 जिस रो और कॉलम छोड़ दीजिए, ये डिटरमिनेंट हाथ लगा। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी? सेकंड ऑर्डर वाले की A22 से A33 का मल्टीप्लीकेशन।
तो ये हो गया A22 का A33 से मल्टीप्लीकेशन माइनस इसका इससे मल्टीप्लीकेशन, तो A23 का A32 से मल्टीप्लीकेशन, पहले का काम हो गया। फिर आ जाओ C1 के लॉन्ग चल रहे इस एलिमेंट पे A21 पर, तो फिर A21 पे चलोगे तो प्लस -1 की पावर कितनी लगा दोगे, 2 और 1 का सम 3 हो गया, और लिखोगे A21, इससे जाने वाला ये रो इसको भूल जाओ, इससे जाने वाला कॉलम इसको भूल जाओ, तो ये 1 2 3 4 बचा ना, देखो ये जाने वाला ये भूल गया, ये इस एलिमेंट से जाने वाला रो इस एलिमेंट से जाने वाला कॉलम हटा दो, तो A11 A12 A13 A32 A33 रह गया। अब A12 को A33 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे सेकंड ऑर्डर खोलने के लिए, तो यहां लिखोगे A12 इंटू A33, फिर A13 का A32 से, तो A13 का A32 से, ये ओपन हो गया साहब। तीसरे में जाओ A31 में, यहां लिख लेता हूं आगे, A31 का मतलब है -1 लिख दो, सम ऑफ सफिक्स, तो 3 और 1 जोड़ोगे 4 आ जाएगा, यानी पॉजिटिव है, तो यहां पॉजिटिव है तो मैं छोड़ देता हूं, समझ पाए होगे 4 आ जाएगा ऐसे, चलो अभी लिखे रहने दो, बाद में हटा देंगे। आगे बात करते हैं, आगे आ गया A31, अब इससे जाने वाला रो ऐसे, इससे जाने वाला कॉलम ऐसे, तो ये और ये खत्म हो गया, ये 4 एलिमेंट बचे, तो A12 का मल्टीप्लिकेशन A23 से, तो A12 का मल्टीप्लिकेशन A23 से माइनस, फिर A13 का A22 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, A13 का A22 से। अब ये वैल्यू आ चुकी है C1 से ही। अब इसको आप पूरा अगर एक्सपैंड कर दोगे और इसको, तो देखोगे वैल्यू सेम मिलने वाली है। देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो A11 A22 A33 आ रहा है, ये देखो यहाँ मल्टीप्लाई किया A11 A22 A33, फिर यहाँ पे आएगा A11 23 32, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे A11 फिर A23 A32, इसी तरह सब मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो सारी वैल्यूज मैच कर जाएंगी, बोथ विल बी इक्वल। तो किसी भी डिटर्मिनेंट को जब आप ओपन करते हैं किसी के लॉन्ग, रो 1 के लॉन्ग, रो 2 के लॉन्ग, रो 3 के लॉन्ग, या C1 C2 C3 के लॉन्ग, आंसर विल नॉट बी चेंज, आंसर विल बी सेम। ठीक है, एक बात अब और ध्यान रख लेते हैं बेटा कि हर बार -1 का पावर जो लगाने का प्रक्रिया है वो दिमाग को थोड़ा लोड देता है, अपने को कंफ्यूजन क्रिएट करता है, गलती हो सकती है, तो हम पहले से ही प्लस माइनस एलोकेट कर देते हैं इसको और आगे वो पकड़ते चलेंगे। देखिए यहां पर A11 है ना, A11 का मतलब -1 का सम ऑफ सफिक्स, सफिक्स नीचे वाला होता है जो नीचे लिखा होता है, तो सफिक्स कितना हो गया, सबस्क्रिप्ट बोल दो, बल्कि 1 + 1 2, स्क्वायर हो गया ना, तो अगर स्क्वायर हो गया तो वैल्यू हो गई +1, तो इसको +1 एलोकेट कर दो, इस वाले के लिए प्लस A13, ये 13 का मतलब 3 हो गया ना, तो -1 आ जाएगा, इसको -1 एलोकेट कर दो, याद रखने का तरीका हो जाएगा, 13 मतलब 4, -1 की पावर 4 यानी फिर से 1, इधर प्लस आ जाएगा फिर से। इसी तरीके से 2 1 जोड़ोगे 3 तो ये माइनस आ जाएगा, 2 2 जोड़ोगे 4 तो प्लस आ जाएगा, फिर 2 3 जोड़ोगे 5 तो माइनस आ जाएगा, 3 1 4 प्लस, 3 2 5 माइनस, जो ऑड आ रहा है सम उसके लिए निगेटिव, जो इवन आ रहा है पॉजिटिव, ये देखिए प्लस। सबको पहले एलोकेट कर दो। अब क्या देखते हैं कि प्लस से शुरू करो, प्लस माइनस प्लस अल्टरनेटिवली एक के बाद एक ये बदलाव लेता है, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, किसी भी तरफ से चलने लगो, प्लस माइनस प्लस, इधर से चलो प्लस माइनस प्लस, इधर से चलो प्लस माइनस प्लस, कहीं से भी चलोगे माइनस प्लस माइनस। तो आप किसी भी अगर R1 जा रहे हो तो प्लस माइनस प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस, ऐसे करके खोल सकते हो। इस तरीके से ये जो प्लस माइनस लिखे हुए हैं इनको आप याद रख सकते हो। दूसरा एक तरीका याद रखने के क्या है कि जो ऑड प्लेसेस है वहां माइनस, 2 1 3 होता है ना माइनस, 1 1 2 होता है प्लस, तो इवन प्लेसेस पे प्लस और ऑड प्लेसेस पे माइनस, 3 2 5 होता है तो माइनस, 3 3 6 होता है इवन तो प्लस, इस तरीके से याद रख लिया जाएगा। तो -1 की पावर रेस करने का जो झाम है इससे हम बच जाएंगे और सवाल जल्दी लग पाएंगे। तो उम्मीद है ये बात आप पकड़ पाए होंगे कि हम लोग डिटर्मिनेंट को मैट्रिक्स ऑर्डर 3 मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के वैल्यू को कैसे इवेल्युएट करते हैं। अब ये सीखने के बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे बढ़ने से पहले बच्चों कुछ रिमार्क्स या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको पता ही होने चाहिए, वही जो बातें पढ़ी हैं उसी को लपेट के दोबारा बता रहे हैं हम लोग। तो पहला रिमार्क क्या है, नोट क्या है कि एक्सपैंड डिटर्मिनेंट ए
हमें जब डिटरमिनेंट ए को एक्सपैंड करना होगा तो नॉर्मली आप उस रो या कॉलम के अलॉन्ग एक्सपैंड कीजिए जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज हो। कहने का क्या मतलब है, देखिए मान लीजिए हमारे पास डिटरमिनेंट है जिसकी वैल्यू है 2 1 3 3 2 0 4 2 4 2 2 लिख देता हूं। तो देखिए यहां पर हमें क्या डिसीजन लेना चाहिए, ये 0 दिख रहा है ना, तो या तो हम इसको रो 2 के अलॉन्ग ओपन कर दें इस समय, या हम कॉलम 3 के अलॉन्ग ओपन कर दें। तो इससे हमारा एक कैलकुलेशन कम हो जाएगा क्योंकि ये 0 है। अब इसी का एक दूसरा मजे और क्लियर कट व्यू लेते हैं। सपोज करिए 2 0 3 1 2 1 3 0 4। अब किसके अलॉन्ग खोलना पसंद करेंगे, तो क्लियर कट है कि C2 के अलॉन्ग खोलना पसंद करेंगे क्योंकि R1 के अलॉन्ग एक ही 0 मिला, R3 के अलॉन्ग एक ही 0 मिला और C2 के अलॉन्ग ज्यादा 0 यानी 2 0 मिले। तो जो भी डिटरमिनेंट खोलिए अलॉन्ग एनी रो और अलॉन्ग एनी कॉलम, ऐसा डिसीजन लीजिए कि उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज हो। मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज जिस रो या कॉलम में है उसी के अलॉन्ग आप उसको एक्सपैंड कीजिए या उसको वैल्यू को ओपन कीजिए। समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। अब दूसरी बात करते हैं कि रिमेंबर फॉर ऑड, जैसा मैंने आपको बताया था कि -1 की पावर बार बार जो i प्लस जे लिखनी पड़ेगी, ये थोड़ा टीडीएस होता है, गलती भी हो सकती है। इसको मेमोराइज कर लीजिए, याद कर लीजिए कि जो ऑड प्लेसेस है, ऑड मतलब सम ऑफ सफिक्स हमने बताया था ना, जैसे ये आपको समझाया था कि ए कहीं लिखा हुआ 2 3, 2 + 3 सम ऑफ सफिक्स का मतलब हो गया 5, इन 2 3 को जोड़ दो। तो सम ऑफ सफिक्स अगर ऑड है, जैसे कि 5 ऑड है, तो 8 2 3 अगर है तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऑड दे रहा है। और अगर इवन है तो प्लस रख दीजिए अगर उनका सम इवन है तो सेकंड पॉइंट भी आप समझ जाते हैं। अब पॉइंट नंबर 3 बड़ा इंपॉर्टेंट है और इस पे एमसीक्यू जेई मेंस में भी आए हुए हैं, तो इसको आप और सीबीएसई बोर्ड में भी पूछे जा सकते हैं। अब तो एमसीक्यू आता ही खूब अच्छे का से, तो इसको समझिए आप। ए की वैल्यू हो गई, मान लीजिए एग्जाम्पल समझाने के लिए, ए हमारा मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर की, स्क्वायर मैट्रिक्स है दोनों ए और बी। ए की वैल्यू है 2 2 4 0, बी की वैल्यू 1 1 2 0। इन दो मैट्रिक्स में क्या रिलेशनशिप है कि बी को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ए मिल जाता है, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो मैट्रिक्स में अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स सीखी है, सारे एलिमेंट 2 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, तो ए बन गया 2 2 4 0। तो ए इज इक्वल टू क्या हो गया 2b। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 2 × 0 -2 × 4 विच इज इक्वल टू -8। अब डिटर्मिनेंट ऑफ बी कैलकुलेट कर लीजिए, 1 × 0 -1 × 2 विच इज इक्वल टू -2। अब ए और बी, डिटर्मिनेंट ए और बी में देखिए, डिटर्मिनेंट ए को हम लिख सकते हैं -8 को 4 × -2 लिख सकते हैं, 4 × -2। 4 को लिख लीजिए 2 का स्क्वायर और इस -2 को लिख लीजिए डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए को इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी लिख सकते हैं आप, बहुत अच्छी बात। या इसको इन जनरल क्या लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 2 की पावर n और डिटर्मिनेंट बी, और यहां पर n इज इक्वल टू 2 है जो कि ऑर्डर ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स है। कितने ऑर्डर किए, 2 ऑर्डर किए, तो n हमारा क्या हो जाता है 2 ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। और इस रिलेशनशिप को हमें आगे के लिए याद कर लेना है, मेमोराइज कर लेना है कि ये एक इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप होती है। इसी को यहां पर लिख दिया है कि इन जनरल इफ a इज इक्वल टू के बी, ये देखिए a इज इक्वल टू 2b था ना, k की वैल्यू यहाँ 2 थी, देखिए यहाँ k की वैल्यू कितनी है 2। तो इफ a इज इक्वल टू मैट्रिक्स है a और b, इफ a इज इक्वल टू के बी और ए बी हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर की और n ऑर्डर की, ए बी हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n, तो इनकी डिटर्मिनेंट्स में क्या रिलेशनशिप होगी, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू के जिससे मल्टीप्लाई हो रहा था k की पावर n जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है इनटू डिटर्मिनेंट बी। तो ये अगर मैट्रिक्स का रिलेशनशिप मालूम है तो उससे हम उसके डिटर्मिनेंट के रिलेशनशिप को सीधे स्टैब्लिश कर सकते हैं बिना कैलकुलेट निकाले हुए। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर ए इज इक्वल टू के बी है और ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू के की पावर n मॉडुलस ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ बी होने वाला है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू के की पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ बी होगा।
और ये n क्या होगा, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ओके, तो आप जानिए ना जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये रिमार्क बड़ा इंपॉर्टेंट था तीनों, और ये आपको आने चाहिए। अब चलते हैं हम लोग इसके आगे। तो बच्चों हम लोग एग्जांपल नंबर 3 लेते हैं। इसमें बोला इवेलुएट, डेल्टा का साइन मतलब डिटरमिनेंट की वैल्यू है 1 2 4 -1 3 0 4 1 0। अब हमें पता है, जो उन्होंने सीखा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस जिसमें हो उसके अलोंग एक्सपैंड करना है डिटरमिनेंट। तो हम लोग क्या अपना किस के अलोंग खोलेंगे, तो एक्सपैंड करेंगे, एक्सपैंडिंग डिटरमिनेंट अलोंग, क्लियर है बेटा C3, ये C3 है ना क्योंकि इसमें 2 जीरो मिल गए हैं, तो C3 के अलोंग खोलेंगे। अब C3 के अलोंग जब खोलेंगे तो आपको मालूम है, जैसे 4 पकड़ा, खोलना शुरू कीजिए, एक्सपैंड करना, तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पहले लिखा हम लोगों ने 4, अब 4 में आपने याद कर रखा था ना प्लस माइनस प्लस, तो इसके साथ तो प्लस ही होता है, समझ याद आ रहा है ना। और इसको अगर आप चूज करें ऐसे तो इसकी वैल्यू क्या होती है, फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम, तो 3 और 1 मिलके 4 हो जाएगा, तो -1 की पावर 4 हो जाएगी, विच इज 1, आप देख चुके हैं पहले ही। तो प्लस माइनस प्लस था, तो ये प्लस रहा, इसके साथ +1 मल्टीप्लाई रहा, जो आप ना लिखें तो भी ठीक है, पहली बार एक्सपेंड कर रहे हैं इसलिए लिख रहा हूं। अब दूसरे में आज इसको लिखा और बाकी रो और कॉलम जो जाता है उसको छोड़ दिया, तो क्या डिटरमिनेंट मिला, -1 3 4 1। आगे आ जाओ सेकंड वाले में, कॉलम 3 में चल लो इसमें, तो इसमें आप जब लिखोगे तो कुछ भी लिखोगे 0 से मल्टीप्लाई होगा तो बात खत्म हो जाएगी, फिर इसके तीसरे वाले में होगा फिर 0 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस कुछ भी हो, बात खत्म हो जाएगी। तो इन दोनों की तो कथा ही खत्म हो गई, केवल पहला वाला बचा। तो डेल्टा कितना आ गया 4, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख लो, -1 × 1 -3 × 4, क्या वैल्यू हो गई 4 -1 -12 4 × -13, तो ये हो गया -52 इज द आंसर। तो इस तरीके से एग्जाम्पल नंबर 3 को आप कर सकते हैं और छोटी छोटी बातें सीख सकते हैं। तो बच्चों एग्जाम्पल नंबर 4 पे आते हैं, और 4 पे क्या डिटरमिनेंट दिया हुआ है, इवेलुएट डिटरमिनेंट, और ये दिया है डिटरमिनेंट जिसकी वैल्यू इवेलुएट करनी है। अब हमको ध्यान से देखना है कि किसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज हैं। तो हमने देखा तो यार किसी में एक से ज्यादा जीरो ही नहीं है, रो 1 में भी एक जीरो, कॉलम 1 में भी जीरो, इसमें भी एक ही जीरो, इसमें भी एक ही जीरो, तो एक से ज्यादा जीरो किसी रो या कॉलम में नहीं मिल रहे हैं। तो वो हम रो कॉलम पकड़ लो जिसमें एक जीरो मिल रहा है, क्योंकि उससे ज्यादा तो है ही नहीं। तो हम इसको एक्सपैंड कर देते हैं, एक्सपैंडिंग डिटरमिनेंट, ये हम लोग सॉल्व कर रहे हैं इसको, बाई अलोंग रो 1 के अलोंग आप इसको एक्सपैंड कर दीजिए। रो 1 का मतलब ये होता है, ये रो है, रो 1 रो 2 रो 3, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। आप देखते होंगे ना कई बच्चे कॉलम और रो में कंफ्यूज रहते हैं। मकान बनते देखे हैं ना आपने, आजकल कॉलम पे मकान बनते हैं ना, कॉलम खड़ा करते हैं, 1 कॉलम 2 कॉलम, छत पड़ती है उसके ऊपर, तो कॉलम खड़े होते हैं, खड़े, आपको कनेक्टिविटी दे रहा हूं जैसे याद रहे। तो मकान बनते कहीं देखा होगा तो कॉलम खड़े होते हैं ऐसे, तो कॉलम सीधे ऊपर की तरफ रहते खड़े, उनको कॉलम बोलते हैं। तो ये जो खड़ी वाली स्थिति है वो कॉलम है। अगर ये खड़ी वाली कॉलम है तो ऑब्वियस सी बात है लेटी वाली रो है। समझ गए होंगे, उम्मीद है जीवन भर याद रहेगा। आगे चलते हैं। तो एक्सपैंडिंग डिटरमिनेंट अलोंग रो 1, ये रो 1 में आ गए हम। अब पहला वाला तो जीरो था साहब, तो इसकी तो बात ही छोड़ दीजिए आप। वैसे एलोकेशन क्या था, प्लस साइन का प्लस माइनस प्लस, ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ रखा है। तो प्लस 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो खेल खत्म हो जाएगा, इसकी बात छोड़ दी यार, क्या माइनस, तो यहां प्लस करते हैं तो ये माइनस वाला आया और फिर ये साइन अल्फा आया, देख पा रहे हो बेटा। अब इससे जाने वाला रो, इससे जाने वाली कॉलम को भूल जाओ, तो ये 4 एलिमेंट बचे, तो इसको लिख दो माइनस साइन अल्फा, इधर आ जाओ लिख दो साइन बीटा, इधर आ जाओ तो लिख दो कॉस अल्फा, और इधर आ जाओ तो लिख दो 0। अभी 2-3 सवालों के बाद में इसको भी टुकड़े करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे मल्टीप्लाई करके लिखना शुरू कर देंगे आप। आगे चलते हैं, इसमें आ जाओ तो आएगा प्लस, लेकिन कॉस के साथ माइनस अल्फा है तो वो तो रहेगा ही, उसका वाला, ये माइनस इसका वाला है तो ये तो रहेगा ही, अदरवाइज प्लस है। अब इससे जाने वाला रो कॉलम, रो और कॉलम भूल जाओ, ये 4 मिले तो माइनस साइन अल्फा 0 कॉस अल्फा और ये माइनस साइन
बीटा, ये वैल्यू आ गई आपकी। अब एक्सपैंड कर दो, देखिए क्या रखा है इसमें, ये तो जीरो हो चुका था मल्टीप्लाई होके, यहाँ आ जाओ तो माइनस साइन एल्फा, यहाँ एक्सपैंड करते हैं हम लोग ब्रैकेट में, माइनस साइन एल्फा का क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो ना ऐसे, तो माइनस साइन एल्फा को जीरो से मल्टीप्लाई करोगे खेल खत्म हो जाएगा। ये लिखने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा आप कर लेंगे तो दिमाग चलने लगेगा। माइनस साइन बीटा का कॉस एल्फा से, ये देखिए बन गई कहानी, माइनस कॉस एल्फा, यहां आ जाओ बेटा ब्रैकेट लगा लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा साइन एल्फा और साइन बीटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे जीरो से बात खत्म हो जाएगी, तो उसको छोड़ ही दो, जीरो लिख देते हैं। ठीक, आगे देखिए माइनस साइन एल्फा, ये जीरो आ जाएगा, खेल खत्म, यहां वैल्यू बचेगी माइनस साइन बीटा कॉस एल्फा, यहां आ जाएगा कॉस एल्फा, वो खत्म हो जाएगा, ये बचेगा साइन एल्फा और साइन बीटा। एक बार और मल्टीप्लाई कर लेते हैं, साइन वन खत्म हो जाएगा, यहां आ जाएगा साइन एल्फा साइन बीटा एंड कॉस एल्फा, यहां आ जाएगी वैल्यू माइनस साइन एल्फा साइन बीटा एंड कॉस एल्फा। अगर देखते हैं क्या क्या इसमें कॉमन है, तो साफ कॉमन क्या है, दोनों सेम ही हैं, प्लस माइनस गए कट और वैल्यू आ गई जीरो। तो ये एग्जाम्पल नंबर 4 की वैल्यू आ जाती है जीरो। कैसे आई है मैंने बिल्कुल एक एक स्टेप करके दिखाया है, जिससे आप कनेक्ट हो जाएं और आगे आने वाले सवालों को आसानी से कर सकें। चलिए आगे चलते हैं। तो बच्चों हम लोग एग्जाम्पल नंबर 5 पे आते हैं। इन्होंने बोला है कि फाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच, ये दो डिटरमिनेंट दिए हैं जो कि आपस में इक्वल है। कुछ भी नहीं करना बेटा, एकदम बच्चों वाला सवाल है, डिटरमिनेंट को एक्सपैंड कर दो, खेल खत्म करो। ये देखिए आपने इस डिटरमिनेंट को एक्सपैंड किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे, तो 3 को 1 से करा और माइनस लिखा, फिर x को x से किया, हो गया एक्सपैंड। ये इधर वाले को एक्सपैंड कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3 का आपने 1 से किया, माइनस 2 का आपने 4 से किया। देखिए ये 3 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ 3 माइनस 8, आगे कर लेते हैं, इस 3 से 3 उड़ा दो, तो माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 8, यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8, माइनस से माइनस कट गया और x की वैल्यू बची प्लस माइनस अंडर रूट 8, और इसकी वैल्यू होती है प्लस माइनस 2 रूट 2, और ये आंसर आ गया। इसमें क्या रखा है, बिल्कुल आसानी से एग्जाम्पल नंबर 5 कर सकते हैं आप।